डियर स्टूडेंट्स, मैं जोगेंद्र फ्रॉम एमडी क्लासेस खिदारी। बेटा आज हम आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट है उसका दूसरा वीडियो लेके आए हैं। पहले वीडियो से आपका काफी स्नेह और सहयोग मिला और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन वाला बटन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे जो भी न्यू अपडेट्स हो वो सबसे पहले मिल सके। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, उसमें हमने किन टॉपिक्स को डिस्कस किया था बेटा। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद बेटा हमने चार्ज को डिस्कस किया था, और चार्ज के बाद बेटा हमने जो है चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की थी, जैसे यूनिट ऑफ चार्ज स्केलर है, ये सब चीजें हमने जो है स्टडी किया था। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो ये सब स्टडी किया था। अभी हम जो बच गया था वो इस चैप्टर में कुछ और स्टडी करेंगे, और ये अभी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की आगे चलेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो बेटा कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो मैं और बताता हूं। लास्ट वीडियो में हमने आपको दो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि चार्ज स्केलर होता है और चार्ज की यूनिट क्या क्या होती है, वो सब हमने स्टडी कर लिया था। अब जो है हम क्या स्टडी करेंगे बेटा, अब हम स्टडी करेंगे कि जो चार्ज है वो दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज दो तरह का बेटा, मेरे ख्याल से 7-6 क्लासेस में आ रहे हैं। ठीक है, पहला कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, एंड दूसरा कौन सा बेटा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो तरह के चार्ज होते हैं हमारे पास। ये जो नाम था बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक यूएस साइंटिस्ट थे, और इनको नाम देने के पीछे जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इनका नाम नेगेटिव और पॉजिटिव रखा गया है। एक छोटा सा वॉल्यूम लिया बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और इस वॉल्यूम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को रख लिया सबसे पहले। जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तब तक ये सबको पता चल चुका था कि चार्ज जो है कितने होते हैं, दो होते हैं, उनको नाम देना था बस। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जो चार्जेस है वो अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं, ये चीज वहां तब तक जो है डिस्कवर हो चुकी थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक छोटे से वॉल्यूम में एक इलेक्ट्रॉन को रख लिया, और इसके पास ये बाहर एक इलेक्ट्रॉन को लेके आया, और इसने देखा कि ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था बेटा, रिपेल हो रहा था। उसके बाद क्या किया, उसने एक प्रोटॉन को रख के देखा, और प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहा था। तो उसे ये जो है कंफर्म था कि यहाँ पर चार्ज है, इसीलिए ये जो बाहर वाले चार्ज है ये अट्रैक्ट या रिपेल हो पा रहे हैं। इसके बाद फ्रैंकलिन ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को भी साथ रख लिया। ठीक है, इस छोटे से वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को साथ रख लिया। अब क्या किया उसने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जब पास लेके आया वो, ठीक है, इस वॉल्यूम के, तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो अट्रैक्ट हो रहा था, ना ही रिपेल हो रहा था। फिर इसने प्रोटॉन को इसके पास रख के देखा वॉल्यूम के, छोटे से वॉल्यूम के पास, तो सेम चीज प्रोटॉन के साथ जो था, प्रोटॉन अट्रैक्ट हुआ, ना ही प्रोटॉन रिपेल हुआ। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन उसने ये निकाला कि भाई अगर ये जो वॉल्यूम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखा हुआ है, जब ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वॉल्यूम के ऊपर टोटल चार्ज 0 हो गया। अब टोटल चार्ज 0 कैसे हो गया, जब इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पर कुछ चार्ज था, और अगर यहाँ पर खाली प्रोटॉन रखते हैं तो भी कुछ चार्ज होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। अब इसका मतलब उसने यहाँ से कुछ ऐसे निकाला कि भाई इनमें से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव, जैसे एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3 हो, और दोनों को जोड़े तो टोटल कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ से उसने कंक्लूजन निकाला कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना, ये इनके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड तो बराबर होती है, लेकिन इनकी पोलैरिटी क्या होती है, रिवर्स होती है। इनकी पोलैरिटीज होती है वो अपोजिट होती है। एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो दूसरे पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यहां से उसने यही आइडिया लगाया, और यहां से उसने रैंडमली बोला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा, नेगेटिव चार्ज,
और प्रोटॉन पे मान लीजिए कैसा, पॉजिटिव चार्ज। ये बिल्कुल बेंजामिन फ्रैंकलिन की मर्जी पे डिपेंड था कि वो किसको नेगेटिव चार्ज दे और किसको पॉजिटिव दे, ठीक है। तो उसने अपनी मर्जी से प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है। कहा कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और इस तरीके से दो तरह के चार्ज जो है बने, कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसी में हम आगे और स्टडी करते हैं, एक प्रॉपर्टी और स्टडी कर लेते हैं कि जो लाइक चार्ज होते हैं बेटा वो अट्रैक्ट करते हैं, सॉरी रिपेल करते हैं दूसरे को। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। एक जैसे जो चार्ज होते हैं, एक जैसे चार्ज रिपेल करते हैं दूसरे को। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। और अनलाइक चार्जेस वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बेटा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा वो क्या है कि जो चार्ज होता है ये बेटा ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर बेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। अब कहां से कहां पर चार्ज ट्रांसफर होगा, किस बॉडी से किस बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर होगा, तो इसके लिए भी रूल है बेटा कि जो चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल वाली बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक बॉडी है ए, इसका पोटेंशियल मान लीजिए 10 वोल्ट है, और एक दूसरी बॉडी है बेटा बी, इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट। तो ये ए हाई पोटेंशियल पे है और बी जो है लो पोटेंशियल पे है। अगर मैं ए को और बी को एक वायर से कनेक्ट कर देता हूं, ए और बी को क्या करूं, एक वायर से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। कहां से कहां पर होगा बेटा, 10 वोल्ट वाले से 0 वोल्ट वाले पे होगा। और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो चार्ज का जो ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। ये बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टी है जैसे आपने 10+1 में पढ़ी थी कि जो हीट एनर्जी होती है वो कहां से कहां पर ट्रांसफर होती है, वो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, ठीक है। लो टेम्परेचर वाली बॉडी से हाई टेम्परेचर की बॉडी पर हीट अपने आप ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर है कि लो पोटेंशियल वाली बॉडी से हाई पोटेंशियल वाली बॉडी के ऊपर चार्ज अपने आप किया तो जा सकता है, लेकिन अपने आप नहीं होता है। हाई से लो ये अपने आप हो जाता है, जस्ट आपको कनेक्ट करना होता है। और कब तक होगा बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है। जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो ये जो चार्ज का ट्रांसफर है ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। अब जो है कोई एरो मैं नहीं लगा रहा हूं क्योंकि चार्ज जो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। अब इनका पोटेंशियल कितना हो गया है, 5 वोल्ट हो गया है, पोटेंशियल इक्वल हुआ और पोटेंशियल के इक्वल होते ही चार्ज का ट्रांसफर रुक गया है। इसके बाद चलते बेटा हम, ठीक है, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा था तो आप एरो लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ए से बी पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है बेटा जिसमें चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होता है, ये कहे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के ऊपर जो चार्ज ट्रांसफर होता है इसका एक नाम है कंडक्शन। इसको कंडक्शन भी कहा जाता है। तो कंडक्शन का मीनिंग क्या होता है, कंडक्शन जो है वो प्रोसेस है जिसके अंदर चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल वाली बॉडी से कहां पर ट्रांसफर होता है, लो पोटेंशियल वाली बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये कंडक्शन है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा अभी क्वेश्चन आता है इसके अंदर हमारे पास, और क्वेश्चन ये है कि क्या हम ए का सारा चार्ज बी को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या हम ए का सारा चार्ज बी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा कंडक्शन से तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कंडक्शन में कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। तो ए अपना सारा चार्ज बी को कभी भी नहीं दे सकता है। इसका कारण क्या बताया बेटा मैंने, कि चार्ज जो तब तक ट्रांसफर होता जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो, ठीक है। तो
इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, क्वेश्चन क्या बोला था हमने, कैन होल चार्ज ऑफ ए बॉडी बी ट्रांसफर्ड क्या सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर्ड किया जा सकता है? तो देखिए इसके आंसर के लिए आपको एक प्रॉपर्टी और स्टडी करनी पड़ेगी बेटा चार्ज की। अगली जो प्रॉपर्टी है उससे इसका आंसर आएगा। चार्ज इससे तो कंडक्शन से तो आंसर नो है कि कंडक्शन के द्वारा हम चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी और है चार्ज की। वो प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज जो होता है बेटा, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर के लिए वैलिड है, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये जो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, कंडक्टर के लिए, कि जो चार्ज होता है वो कंडक्टर के केस में हमेशा कहां पर लाई करता है बेटा, आउटर सरफेस के ऊपर ये लाई करता है। इंसुलेटर के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये क्यों करता है इसका भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास एक मेटल का स्फीयर है, यानी कि कंडक्टर हो गया, और इसके सेंटर पे मैंने कुछ 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि जो कंडक्टर होते हैं इसके अंदर से चार्ज इजीली ट्रांसफर हो सकता है, इजीली मूव कर सकता है। किसके अंदर से? कंडक्टर के अंदर से, ठीक है। तो ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज का मतलब ये नहीं होता कि एक चार्ज है जो 1 माइक्रोकूलम का है। 1 माइक्रोकूलम चार्ज बनाने के लिए क्या होता है बेटा, काफी सारे छोटे छोटे चार्ज इकट्ठे होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि काफी सारे चार्ज जब क्या होंगे किसी बॉडी से, किसी एटम से रिलीज होंगे, बाहर निकलेंगे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके क्या होगा, 1 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा, ठीक है। तो 1 माइक्रोकूलम में इसके लिए हम आगे प्रॉपर्टी आएगी, वहां से आपको आइडिया भी हो जाएगा इस चीज का कि 1 माइक्रोकूलम चार्ज में बहुत सारे छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। आप इस तरीके से इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे मैंने यहां पर रखे थे सेंटर के, लेकिन क्या हुआ कि ये कंडक्टर है, यहां से चार्ज इजीली ट्रांसफर हो सकता है, इजीली मूव कर सकता है यहां से, ठीक है। मोबिलिटी जो होती है चार्ज की वो कंडक्टर में बहुत हाई होती है। तो क्या होता है कि यहां पर चार्ज टिकता नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से। जैसे ये एक चार्ज है, ठीक है, ये दूसरे चार्ज को रिपेल करेगा, और रिपेल करके कहां भेज देगा, आउटर सरफेस पे। ये भी कह सकते हैं कि ये इसको रिपेल करके कहां भेजेगा, आउटर सरफेस पे। इससे बाहर तो फिर ये कहां चले जाते हैं, बॉडी की बजाय एयर पे आ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये चार्ज जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से, ये एक दूसरे वजह से, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको, तो अल्टीमेटली जो सारा पॉजिटिव चार्ज है वो कहां जाएगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ये चीज इंसुलेटर के लिए वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज इजीली मूव नहीं कर सकता है। इंसुलेटर मटेरियल के अंदर जो मोबिलिटी होती है चार्ज की वो बेहद कम होती है, ठीक है। इसी में काफी सारे जो है आपके क्वेश्चन जो है अराइज होते हैं। जैसे क्वेश्चन एक अराइज ये होता है कि जो मेटल का कोम होता है, अगर मेटल का कोम मैं कह रहा हूं, अगर हम उसको सूखे वालों में, ठीक है, रब करें, उसको सूखे वालों में घुमाएं, उसके बाद उसके छोटे छोटे पेपर के टुकड़े के पास लेके आए, तो क्या वो पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वो छोटे पेपर के टुकड़े को शायद अट्रैक्ट नहीं करेगा। कारण क्या होगा बेटा उसका, कि जो मेटल का कोम है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास ये मेटल का कोम है मान लीजिए, तो यहां पर चार्ज तो आया था, लेकिन आपने जो इसकी अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके ये जो चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये आपकी हाथ से होता हुआ आपकी बॉडी पे आएगा, और बॉडी से दोबारा कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। इसलिए चार्ज जो है वो इसके ऊपर, मेटल की बॉडी के ऊपर टिकेगा नहीं, और जब चार्ज नहीं होगा तो ये अट्रैक्ट कहां से करेगा, समझ में आया। तो मेटल कोम के साथ ये वाला जो एग्जांपल है, जो ड्राई एयर में हम कोम को रब करके छोटे पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट करते हैं, वो वाला एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको ये कहेंगे जी मैं रबड़ के दस्ताने डाल के, जो रबर होते हैं, रबड़ का ग्लव्स हाथ में डालेंगे, उसके बाद करूं तो शायद हो जाए बेटा, ये है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। लेकिन जो प्लास्टिक कोम होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है, और इंसुलेटिंग मटेरियल बने होने की वजह से जितना पार्ट को रब करो, जैसे मैं इतने पार्ट को रब करता हूँ, इतने पार्ट को, तो जब इतने पार्ट को रब करूंगा तो इतने ही पार्ट पे चार्ज रहेगा, और वो चार्ज जो है मूव नहीं कर सकता है, बिकॉज इसकी बॉडी कैसी है, इंसुलेटिंग मटेरियल की है।
ठीक है, तो ये चीज इसमें ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है एक और प्रॉपर्टी, इसमें एक और चीज आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, उसका नाम है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगली प्रॉपर्टी नहीं है, ये इसी का पार्ट है। इसमें एक चीज और आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या चीज होती है? देखिए, अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और मुझे इसको क्या करना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, या ये कहिए कि मुझे इसको चार्ज से बचाना है, ठीक है, तो कैसे मैं इसको बचाऊं? तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे भी। तो आप क्या करो बेटा, इसको आप एक मेटल बॉक्स के अंदर पैक कर दो, इसके अंदर पैक कर दो, एक मेटल बॉक्स के अंदर पैक कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, जब चार्ज आएगा तो चार्ज इसके ऊपर डालोगे तो चार्ज हमेशा कहां रहेगा, आउटर सरफेस पे रहेगा। आउटर सरफेस पे रहेगा तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं, ठीक है, अंदर चार्ज नहीं है, तो ये वाला जो बॉडी है, जो ये सेंसिटिव बॉडी है, जिसको हमें चार्ज से बचाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना था, वो क्या रहेगी, सेफ रहेगी, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं कि क्या सारा चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? तो कंडक्शन से तो नहीं हो सकता था, लेकिन इस वाली प्रॉपर्टी से हो सकता है बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग याद रखेंगे आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीनिंग आपको पता था, चार्ज एट रेस्ट, यानी कि चार्ज से किसी भी ऑब्जेक्ट को शील्ड करना, बचाना, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो बेहद सेंसिटिव होते हैं, जिनको चार्ज से बचाना होता है हमें, तो उनको मेटल केस के अंदर, मेटल बॉक्स के अंदर आप पैक करके बचा सकते हैं। इसके आंसर का ये बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, इसके आंसर में आते हैं। तो ये वाला आंसर यस हो जाएगा, हम चार्ज सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, बट कैसे, इस वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा, देखिए इसके आंसर के लिए मैं यहां पर हूं, आप क्या कीजिए, आपको ऐसा कीजिए कि जो बी है ना, बी बॉडी के अंदर ए बॉडी को एनक्लोज कर दीजिए, पैक कर दीजिए, और दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए भैया, ये कंडीशन है, मेटालिक कॉन्टैक्ट दोनों के बीच में होना चाहिए। तो ए का, अब देखिए ए के लिए जो ए का जो चार्ज था, उसके लिए आउटर सरफेस क्या रहेगा, ये बी वाली बॉडी रहेगी, तो सारा का सारा चार्ज कहां पर आएगा, बी पर आ जाएगा, क्योंकि चार्ज अभी आपने पढ़ा कि कहां रहता है, आउटर सरफेस पे रहता है ना। तो सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है, कैसे, जिस बॉडी का चार्ज आपको ट्रांसफर करना है, उस बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के अंदर एनक्लोज कर दीजिए, पैक कर दीजिए, बंद कर दीजिए, और उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, मेटालिक कॉन्टैक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं बेटा। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज जो है वो मास से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं आप कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यानी कि चार्ज जो है वो बिना मास के नहीं हो सकता है, लेकिन मास बिना चार्ज के भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए देखिए, जहां पर मास ही नहीं होगा वहां पर चार्ज कहां से होगा बेटा, मास नहीं है तो एटम्स नहीं है, एटम्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होगा, है ना। और जो मास बिना चार्ज के भी हो सकता है। एग्जांपल आपको पता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में आपने सुना है, सबसे भारी कौन होता है तीनों में, न्यूट्रॉन सबसे हैवी होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन ये एग्जांपल जो है, इसके अलावा मैं आपको और बताता हूं कि ये तो हो गया एक आपके पास एग्जांपल किसका, कि चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है, विदाउट मास चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसका और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। कौन सा एग्जांपल है, देखिए आपने एक नाम सुना होगा, फोटोन। क्या होता है बेटा फोटोन, याद होगा, फोटोन होते हैं टीनी पैकेट्स ऑफ द एनर्जी। क्या होते हैं, टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। लाइट की फॉर्म में छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, आपने सुना होगा ये। तो ये जो फोटॉन्स होते हैं, इनकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा E is equal to h nu। E is equal to h nu, ये फॉर्मूला होता है इनका। आपको पता है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, आपने प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स पढ़ी होंगी, तो फोटॉन्स का चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता फोटॉन्स के ऊपर। क्यों नहीं होता है, उसका कारण है बेटा, क्योंकि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, फोटोन का कैसा मास, रेस्ट मास 0 होता है बेटा, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, ठीक है, कितना होता है 0। इसीलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। मैं इसको प्रूव करता हूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, m is equal to m naught
अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, आइंस्टीन ने ये फॉर्मूला दिया था। और यहां से क्या प्रूव किया गया था कि जैसे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है तो उसका मास भी इंक्रीज होता है, ये बताया गया था। ठीक है, याद होगा आपने प्रश्न में भी सीखा हुआ है इसको कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो उसका मास भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। मास जो होता है ये क्या होता है, वेरिएंट होता है। ठीक है, चेंज होता है मास विद वेलोसिटी। अब देखिए फोटोन के केस में करते हैं, पहले मैं बता दूं इनमें क्या क्या चीज थी। m क्या था बेटा, मास, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एट v वेलोसिटी, v वेलोसिटी के ऊपर ये मास था बेटा। m नॉट क्या है बेटा, यहां पर रेस्ट मास है बेटा बॉडी का, रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और c क्या है बेटा, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मैं स्पीड ऑफ लाइट लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं रेस्ट मास निकालना चाहूंगा m नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू में 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। और याद रखिए फोटोन के केस में, फोटोन अभी मैंने आपको बताया टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यानी कि लाइट ही होती है फोटोन। तो फोटोन के लिए v किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। फोटोन की स्पीड किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट के ही बराबर होगी। इन दैट केस क्या होगा, m नॉट इज इक्वल टू m इनटू में कितना हो गया, 1 माइनस c स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, 1 होगा और कितना आएगा, 0। तो देखिए फोटोन का रेस्ट मास कितना है, 0। दैट्स व्हाई फोटोन डज नॉट हैव एनी चार्ज, इसीलिए फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा हम और आगे प्रॉपर्टी करते हैं, इसके अंदर आगे चलते हैं। तो ये याद रखिए, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, इसकी जो आगे प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं बेटा, इसी से अभी ले लेते हैं हम कि चार्ज जो होता है, चार्ज इनवेरिएंट होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इनवेरिएंट होता है बेटा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है कि चार्ज जो है वो स्पीड के ऊपर या वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अभी जैसे मैंने बताया था, है ना, चार्ज किस पे डिपेंड, मास तो करता है, मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। देखिए मास डिपेंड करता है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मास इंक्रीज होगा, फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है, चार्ज जो है वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता है। इसमें कई बार एग्जांपल आ जाता है, जो न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि पहले इलेक्ट्रॉन मान लीजिए रेस्ट पे था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस पे था, रेस्ट में, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था। अब हमने उसको मूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था, होता है आपको पता है कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब हमने इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा दी, किसके बराबर, c/2, हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कर दी। न्यूमेरिकल में ये पूछा जाएगा कि अब चार्ज की कितनी वैल्यू हो जाएगी, अब चार्ज कितना हो जाएगा। तो क्या बताएंगे बेटा, चार्ज कितना रहेगा, चार्ज E के बराबर रहेगा, E मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के ही बराबर रहेगा। बिकॉज चार्ज इज इनवेरिएंट, उसका वेलोसिटी या स्पीड के ऊपर जो है कोई डिपेंडेंसी नहीं होती उसकी, वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसके बाद जो हम अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे तो वो रेडिएट करेगा, कि अपने अंदर से रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है, सिंपली ये कहें कि लाइट को अपने अंदर से छोड़ता है। जब भी चार्ज पार्टिकल को क्या किया जाएगा, एक्सेलरेट किया जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा, लाइट निकालेगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिए, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, अगर ये रेस्ट में है, किसमें है, v इज इक्वल टू रेस्ट है, तो इसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है इसके अराउंड, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस चार्ज को आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा दें, किससे मूव कराएं, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएंगे, तो देखिए जब चार्ज रेस्ट में है तो भी कोई रेडिएशन नहीं छोड़ेगा, तो भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं आएगी। और ये बात हमें कहां से पता लगी, ये चीज हमें एक्सपेरिमेंट में पता लगी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थ्योरी हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वहां से जब भी चार्ज को एक्सेलरेट किया जाता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसमें टाइम के साथ चेंज होते हैं, और साथ में क्या होता है, वहां पर रेडिएशन निकलती है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज में था, अगर चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, कोई रेडिएशन यहां से नहीं निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ पर, 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और नो रेडिएशन, कोई रेडिएशन भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर।
ठीक है। इसके बाद देखिए जब v कांस्टेंट होगा यानी कि चार्ज चल तो रहा है, मोशन में तो है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है यानी कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, चार्ज के अराउंड, और जब चार्ज मोशन में है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन रेडिएशन यहाँ भी नहीं होगी बेटा, ठीक है, रेडिएशन नहीं होगी यहाँ पर, समझ में आ रहा है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन रेडिएशन नहीं होगी। अब क्या होगा, v कांस्टेंट रहेगा, तो अगर आप इस चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं यानी कि v आपकी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, इन दैट केस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये दोनों टाइम के साथ चेंज होंगे, और यहाँ पर ईएम वेव जो है वो बाहर आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि रेडिएशन बाहर आएगी। तो एक्सेलरेटेड चार्ज ऑलवेज रेडिएट्स, की याद रखिए, ये एक और प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा अपन। अगली जो प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी क्या है देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, एक चीज और ध्यान रखिए इसके अंदर कि जब चार्ज ट्रांसफर होता है कंडक्शन के अंदर, ठीक है, यानी कि एक बॉडी से, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है, दोनों का मास मान लीजिए m मास है दोनों का, और चार्ज जो है वो ए से बी पर ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर वहां पर ए से बी पर ट्रांसफर हो गया चार्ज। तो ये बताइए मुझे कि क्या इन दोनों के मास में भी कोई चेंज आएगा, तो बेटा मास में भी चेंज आएगा, क्योंकि आपको पता है, मान लीजिए यहां से ए से इलेक्ट्रॉन गया बी के ऊपर, तो हर एक चार्ज पार्टिकल का मास भी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10 की पावर -31 kg, तो एक इलेक्ट्रॉन में अगर ट्रांसफर हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा थोड़ा, और ये क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। इसका जो मास है ए का वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा डेल्टा एम से, और बी का मास क्या हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कितने से, उतने डेल्टा एम से। तो याद रखना जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है तो मास पर भी इफेक्ट आता है, मास भी प्रभावित होता है, लेकिन जो चेंज आता है बेटा वो नेग्लिजिबल चेंज होता है, उसको आप जो किसी तराजू की हेल्प से माप नहीं सकते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल चेंज आता है बेटा, ठीक है। इसलिए क्या कहेंगे कि मास चेंज तो होता है, लेकिन चेंज कैसा होता है बेटा, नेग्लिजिबल चेंज होता है। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं हम, कि अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा हमारी, चार्ज जो होता है बेटा वो कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये डेफिनेशन तो आपको बहुत पढ़ी आपने कंजर्वेशन की है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काफी पढ़े हैं, सबकी डेफिनेशन वही कॉमन है ना। तो यहाँ भी आपको पुरानी डेफिनेशन भी लगा सकते हैं, क्या कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। लेकिन आजकल जो नए फैशन में डेफिनेशन है वो क्या है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि ऐसे जब हम पेन को रब करें तो सर इसके ऊपर चार्ज तो आया था, तो बेटा वो चार्ज क्या है, प्रोड्यूस नहीं हुआ था, ठीक है, वो चार्ज ट्रांसफर हुआ था। तो आपने ऐसे रब किया, ठीक है, तो रब करने के बाद आपने को टर्म पढ़ी थी +1 क्लास के अंदर, कौन सी टर्म, वर्क फंक्शन वाली, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ठीक है। तो और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा था उसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, उसने इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ा आसानी से। तो क्या होता है कि जब आप ऐसे रब करते हैं तो जो चार्ज है आपकी बॉडी भी कहां से लाएगी, अर्थ से आता है आपकी बॉडी पर, और बॉडी से कहां जाता है, इस पेन पर आ जाएगा रबिंग के दौरान, ठीक है, समझ में आ रहा है। इससे आपकी बॉडी पे नहीं जाएगा, वो ये कहेगी कि पेन से बॉडी पे क्यों नहीं चला जाता, सर पे क्यों नहीं चला जाता, वो इसलिए नहीं जाता बेटा क्योंकि इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्या नहीं करेगा, रिलीज नहीं करेगा, छोड़ेगा, ठीक है। वर्क फंक्शन याद होगा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन को जस्ट इजेक्ट कराने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या कहा जाता है बेटा, वर्क फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, क्या कहता है कि चार्ज जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। एग्जांपल क्या बताएंगे बेटा, टेक्निकल एग्जांपल हम लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। किसके एग्जांपल ले रहा होगा हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल आता है बेटा पहला, पेयर प्रोडक्शन,
ये पेयर प्रोडक्शन क्या होता है बेटा? मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के ऊपर जब आप कोई फोटोन टकराते हैं, अभी मैंने आपको बताया था फोटोन जिसका रेस्ट मास 0 होता है, इसके पास सिर्फ एनर्जी होती है E = h न्यू, और इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता है, आपको बताया था मैंने, क्योंकि इसका मास नहीं होता है। तो इसके ऊपर चार्ज है 0। जब इस न्यूक्लियस से इसको टकराते हैं तो ये दो पार्टिकल में टूट जाता है। एक पार्टिकल तो क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। और एक होता है बेटा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। अब आपने इलेक्ट्रॉन तो सुना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है कितना? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो पॉजिट्रॉन है ये आपने पहली बार सुना होगा शायद। पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा? इट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इसका मीनिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है इतना ही चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव होगा। ठीक है, आपको होगी जी ये तो प्रोटॉन में भी होता है, फिर प्रोटॉन में और पॉजिट्रॉन में क्या डिफरेंस है? ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, इसका मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बेटा, यानी कि मास ऑफ पॉजिट्रॉन बराबर है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन बहुत हैवी होता है, आपको पता होगा। ठीक है, लगभग 1840 टाइम्स, है ना, मुझे जहां तक फिगर याद आ रहा है यही था। ठीक है, तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज्यादा हैवी होता है, लेकिन इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन। पॉजिट्रॉन हल्का पार्टिकल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहे। ठीक है, इसलिए ये डायरेक्ट कभी भी अगर आप कहोगे जो फोटोन है डायरेक्ट इसके अंदर कन्वर्ट हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। वो आपको फोटोन को न्यूक्लियस पे क्या करना पड़ेगा? कोलाइड कराना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा ये, ताकि लीनियर मोमेंटम क्या रहे? आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन बराबर है। अब हमें क्या लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन वो तो पढ़ना ही था, तो चार्ज कंजर्वेशन पढ़ रहे थे, तो वो भी आपको क्लियर होगी बेटा। टोटल चार्ज पहले कितना था? 0। अब टोटल चार्ज अब कितना होगा? एक के ऊपर +E और एक के ऊपर कितना है? -E। इलेक्ट्रॉन के ऊपर +E और इलेक्ट्रॉन पे -E। टोटल चार्ज कितना है? 0। टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। तो ये एक एग्जांपल था बेटा किसका? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। टोटल चार्ज पहले भी 0 था और बाद में भी 0 है। हालांकि आपको लग रहा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए हैं, लेकिन वो अब भी कांस्टेंट ही है। इसी में एक और भी एग्जांपल है बेटा, क्या, जिसका नाम है अपने पास, मैं इसको यही बना देता हूं। ठीक है, इसी का एक उल्टा जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, ये एनिहिलेशन क्या होता है बेटा? इसमें क्या किया जाता है? अगर हम एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को कंबाइन कराते हैं, किसको? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को। ये ऊपर वाला पॉजिट्रॉन हो गया अपना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बेटा हमें क्या मिलते हैं? दो फोटोन मिलते हैं। E = h न्यू, E = h, दो फोटोन मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर वही बिफोर कॉम्बिनेशन टोटल चार्ज कितना था? -E + C 0, और आफ्टर कॉम्बिनेशन टोटल चार्ज कितना है? 0, बिकॉज फोटोन के ऊपर तो क्या नहीं होता? चार्ज होता ही नहीं है। तो ध्यान रखिए, ये दो एग्जांपल हो गए बेटा हमारे पास। कौन कौन से? पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ? फोटोन दो पार्टिकल में टूटा था, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, और एनिहिलेशन में हमने पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके क्या किया था? फोटोन बना रखे हैं, है ना। चार्ज दोनों ही केस में क्या है? कांस्टेंट, कंजर्व। लेकिन एक चीज यहां से एक और सीखी आपने अभी तक क्या सीख रखा है कि एनर्जी कंजर्व होती है, मास कंजर्व होता है, लेकिन आज आप एक नई चीज सीखेंगे। मैं कहता हूं ना ही एनर्जी कंजर्व होती है, ना ही मास कंजर्व होता है। आपने अभी तक गलत पढ़ा बेटा। क्यों? एग्जांपल आपके सामने, यहां देखिए एनर्जी थी वो मास में कन्वर्ट होगी, इन दोनों पार्टिकल के मास है। अब ये एनर्जी थोड़ी है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी। यहां देखिए मास किस में बदल गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो आप खाली एनर्जी और खाली मास को कंजर्व कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब तो क्या होगा? एनर्जी कंजर्व रहेगी, हाँ वो चेंज हो जाएगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन रहेगी क्या? एनर्जी। एनर्जी चेंज तो हो जाएगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है बाद में? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है, लेकिन रहती एनर्जी है, एनर्जी से मास में नहीं आती, लेकिन यहाँ पर आ रही है।
तो एक चीज और याद रखना बेटा, नाइदर एनर्जी इज कंजर्व्ड नॉर मास इज कंजर्व्ड। नाइदर एनर्जी नॉर मास इज कंजर्व्ड, ना एनर्जी कंजर्व होती है ना मास कंजर्व होता है। तो कंजर्व कौन होता है बेटा? मास एनर्जी इज कंजर्व्ड एक्चुअली, मास एनर्जी इज कंजर्व्ड, मास एनर्जी कंजर्व होता है बेटा, ध्यान रखेंगे इस बात को, मास एनर्जी इज कंजर्व। प्रॉपर्टी करते हैं बेटा चार्ज की। अगली प्रॉपर्टी जो है चार्ज की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये क्या होता है? पहले मैं इसको बता देता हूं थोड़ा सा, उसके बाद जो सकते हैं बेटा। ये मेरे पास है मेटल का स्फीयर है। क्या चीज है? मेटल का स्फीयर, मेटल स्फीयर। भैया मैंने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड कर दिया, प्लास्टिक का बनवा के या वुड का बनवा के, इसको मैंने कर दिया इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। ठीक है, दिस इज द इंसुलेटिंग स्टैंड। अब ये न्यूट्रल है, क्या है? ये स्फीयर न्यूट्रल है। अभी न्यूट्रल का मतलब इसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज तो है बेटा, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल अमाउंट में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या है? अभी न्यूट्रल है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? हम इसके पास एक चार्ज रोड लिया है बेटा। क्या लाए? चार्ज रोड। ये चार्ज रोड लिया है इसके पास। इस रोड के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि इस स्फीयर में जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसमें से नेगेटिव चार्ज को कहा आएगा, इस रोड के पास वाले एंड पे आ जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ये दूर वाले एंड पे चला जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो हमारे पास मेटल स्फीयर था उसका जो चार्ज था वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा। एक तरफ तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, एक तरफ क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये जो फिनोमिना है इसी को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, इट इज द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन ए बॉडी। ठीक है, व्हेन अनदर चार्ज बॉडी इज केप्ट नियर इट। ये दूसरी बॉडी न्यूट्रल होनी चाहिए, है ना। थोड़ी और जो है मॉडिफाइड डेफिनेशन बनाते हैं क्या, कि इफ वी पुट ए चार्ज रोड नियर द न्यूट्रल बॉडी देन चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूट्रल बॉडी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसी को ही हमने क्या बोला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोला है, और कुछ नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इतना ही। अब ये क्या काम आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन काम आता है बेटा बॉडी को चार्ज करने में। अभी तक आपने दो तरीके सीखे बॉडी को, किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के। एक तो क्या? रबिंग से, जिसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे इसको। और एक तरीका सीखा बेटा आपने कंडक्शन वाला, चार्ज को ट्रांसफर करा के। और तीसरा तरीका बेटा ये है, कैसे करते हैं इसमें देखिए। जैसे ये था, मैं इसी को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं। आप क्या कीजिए, इस वाले एंड को जो है अर्थ कर दीजिए, जो पॉजिटिव एंड है ना इसको अर्थ कर दीजिए ऐसे, और ये जो रोड है इसको अभी हटाइए मत, इसको यहीं रहने दीजिए ताकि ये नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखिए, पकड़ के रखिए। अब क्या होगा कि यहां से अर्थ से नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। या सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। अब कई बच्चे पूछते हैं कि जी ऐसे कैसे चला जाता है? तो भाई क्या है कि जो अर्थ है ना, अर्थ इसका पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल होता है इसका। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं इसके पास नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां अर्थ से ही क्या करता है? अब चार्ज जो है जब आपने इसको अर्थ कर दिया तो इतना चार्ज आता है जिससे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला क्या उसके न्यूट्रलाइज उसके
ठीक है, अर्थ से निकलता है, या सिंपल कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये अर्थ में चला जाता है। ठीक है, अर्थ का जो पोटेंशियल, अर्थ का भी पोटेंशियल होता है, अर्थ इज ए कंडक्टिंग बॉडी, उसके पास बहुत सारा चार्ज है। ठीक है, तो उसका खुद का पोटेंशियल होता है, इसीलिए चार्ज क्या हो जाता है, ये वाला चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, इसको भी हटा देते हैं, अर्थिंग को भी हटा दो, इसको भी हटा दो, या ये कीजिए अर्थिंग हटा दिया आपने, ये भी हटा दिया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो गया, ये न्यूट्रल स्फीयर जो था चार्ज हो गया, क्या हो गया, ये चार्ज हो गया। तो यही तो करना था हमें, क्या करना था, इसको चार्ज करना था, यही काम है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिएक्शन का। अच्छा, ये कोई कहेगी कि हमें ये नहीं लगाना है, तो भी और भी तरीका बेटा, जैसे ये दो मेटल स्फीयर है, इनको आप आपस में टच करके रखो। एक तरीका और भी है यहाँ पर चार्जिंग का, कैसे देखिए, विदाउट अर्थिंग, ये दो स्फीयर है, एक और ये दो, यहाँ पर आप ये चार्ज दोनों लेके आइए, क्या होगा, ये नेगेटिव हो सकता है ये चार्ज, इसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव आता है, इधर नेगेटिव आता है, फिर वो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। क्योंकि आपका साइज बहुत बड़ा है, मैंने आपको पहले को बताया था, ध्यान होगा आपको क्या कि V इज इक्वल टू क्या होता है, K Q बाई R, बहुत बड़ा होता है अर्थ का, इसलिए जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, अर्थ का कम होता है। ठीक है, कोई बच्चे पूछते हैं जो अर्थ का पोटेंशियल होता है तो हमें फिर करंट क्यों नहीं लगता, भाई अर्थ के पास पोटेंशियल है, तो जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जहां पोटेंशियल होता है वहां करंट तो लगना चाहिए। तो वो क्या कारण है कि बेटा पोटेंशियल जो है अर्थ का हर जगह पर सेम होता है, आगे हम एक टर्म पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो पोटेंशियल अगर डिफरेंस हो इस जगह पे और इस जगह पे, तो मैं अगर स्टेप रखता तो मुझे करंट लग सकता था ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं है तो फिर करंट लगने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, करंट तभी ट्रांसफर होगा या फ्लो होगा जब पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंस होगा। चार्ज तभी तो ट्रांसफर होगा ना, हमने डिस्कस किया था चार्ज कब फ्लो करता है, कब ट्रांसफर होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंट हो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि बिना अर्थिंग के भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज, और दो वाला एंड तो ये हो गया, तो यहाँ पर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको हटा लीजिए, रोड को इनको अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए ये इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग बॉडी, और इसके ऊपर चार्ज उसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, और इसको क्या बोलेंगे, इसके ऊपर ये आ गया, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड बॉडी, और ये जो चार्ज आया है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंडक्शन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बॉक्स में डाल देना कि कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, इसमें और एक बात आती है बेटा कि कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, हाउ मच चार्ज कैन बी इंड्यूस्ड। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, ये थोड़ा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। Q डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q 1 माइनस 1 बाई K। Q डैश क्या चीज है बेटा, इंड्यूस्ड चार्ज, क्या चीज है, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, Q क्या है बेटा, ये इंड्यूसिंग चार्ज है, जैसे जो रोड में ना हमने अभी बताया बिना बिना इसको इंड्यूसिंग चार्ज। और K क्या है बेटा, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसको आप ये समझ लीजिए कि ये हर एक मेटेरियल का अलग अलग होता है। तो किसी कोई मेटेरियल कितना अपने आप को इलेक्ट्रीफाई कर पाता है, कितना उसके अंदर चार्ज इंड्यूस हो सकता है, वो उस मेटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है, और वो जो नेचर होती है वो उसको हम डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे स्टडी करेंगे, तो अभी इसको थोड़ा याद रखिए, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला है कि चार्ज कितना इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं मेटल की बात करूं, फॉर मेटल ये कितना होता है आपका, जो K होता है ये
जो एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि एक एल्यूमिनियम का स्फीयर है और एक कॉपर का स्फीयर है, दोनों आइडेंटिकल है, किसमें, साइज में। तो कौन से के ऊपर ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा? हमें पता है कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, कहीं कि कॉपर बेटर कंडक्टर होता है देन एल्यूमिनियम। तो किसके ऊपर, हमने दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, एक और दोनों के पास सेम रोड लेके आए, तो किसके ऊपर ज्यादा चार्ज आएगा? तो देखिए हम निकालते हैं Q डैश इज इक्वल टू, ये क्या मेरे पास इंड्यूसिंग चार्ज है और 1 माइनस 1 बाई मेटल है दोनों के दोनों, एल्यूमिनियम भी कॉपर भी, तो K की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो कितना हो गया बेटा, Q डैश बराबर है माइनस Q माइनस 1 माइनस 0, Q 1 बाई इंफिनिटी कितना होता है 0, तो Q डैश इंड्यूस चार्ज कितना होगा बेटा, माइनस Q। अच्छा ये नहीं बताया मैंने, माइनस उसी में लगा रखा है, ये माइनस का मैंने इसलिए लगा रखा है कि आप देखेंगे कि जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो इंड्यूसिंग चार्ज के अपोजिट होता है। अगर इंड्यूसिंग चार्ज आपका पॉजिटिव है तो इंड्यूस्ड चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए ये साइन मैंने लगा रखा है, ठीक है। तो इसमें भी दो तीन बातें ध्यान रखेंगे आप, क्या कि पहली बात तो यह है कि इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा अपोजिट होंगे। अगर इंड्यूसिंग चार्ज नेगेटिव है तो इंड्यूस्ड चार्ज पॉजिटिव होगा, देखिए ना, नेगेटिव होगा अगर इंड्यूसिंग चार्ज, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है। और अगर इंड्यूसिंग चार्ज पॉजिटिव है तो इंड्यूस्ड चार्ज कैसा होगा आपके पास, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात इसमें ध्यान रखेंगे आप कि ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है ये हमेशा या तो इंड्यूसिंग चार्ज से कम होगा, और मैक्सिमम क्या हो सकता है मेटल के केस में जैसे था अभी, क्योंकि K की वैल्यू इनफाइनाइट से ज्यादा तो हो नहीं सकती है ना, तो मैक्सिमम इंड्यूसिंग चार्ज के इक्वल हो सकता है या उससे कम रहेगा, लेकिन नेवर एक्सीड द इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज होता है ना, इंड्यूस्ड चार्ज नेवर एक्सीड्स द इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज कभी भी इंड्यूसिंग चार्ज से ज्यादा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अच्छा थोड़ा सा आपको करते हैं हमने जो है क्या किया था अभी तक, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तीन तरीके सीखे। कौन कौन से? फ्रिक्शन, ठीक है, कंडक्शन एंड इंडक्शन। फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉडी को रब करते हैं तो क्या होता है कि फ्रिक्शन की वजह से जो है चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, और बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है। और फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में याद रखना, जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उतना ही किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, जैसे मैं ऐसे हाथ को रब कर रहा हूं, ठीक है, जो हाथ से कुछ चार्ज नहीं आता, मान लीजिए जैसे एयर में ऐसे कर रहे हैं, तो जितना चार्ज इसमें नेगेटिव आएगा उतना चार्ज यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, याद रखना, ठीक है। यानी कि सेम चार्ज बनता है दोनों बॉडी के ऊपर, ठीक है। दो बॉडी जिनको आप रब कर रहे हैं दोनों के ऊपर सेम चार्ज आएगा, बट एक पे नेगेटिव आएगा और एक पर पॉजिटिव आएगा। दूसरा कंडक्शन में देखिए क्या होता है, कंडक्शन के अंदर बेटा चार्ज जो है ट्रांसफर होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर, ठीक है। और ये याद रखिए कि हमेशा जो चार्ज जिस बॉडी के ऊपर जाता है ना, जैसे ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो यहां पर जब चार्ज ए से बी पर जाता है तो क्या होता है, ए का सारा चार्ज बी पर नहीं जा सकता, यानी कि बी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा ए से क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना, समझ में आया ना भाई। मैं ये कहूं कि ए के ऊपर जो चार्ज है वो मान लीजिए 10 कूलम है, तो बी के ऊपर कभी भी 10 कूलम चार्ज नहीं आ सकता, वो 10 कूलम से कम रहेगा। जब इनके पोटेंशियल बराबर भी हो जाएंगे तब भी इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, 10 से कम रहेगा। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ए का सारा चार्ज बी को कभी भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। तो इससे बॉडी चार्ज हो जाती है, जैसे इसके पास मैं मान लेता हूँ दोनों के दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, दोनों सेम मेटेरियल की सेम साइज की 10 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो आर तो दोनों का बराबर हो गया, तो अब पोटेंशियल बराबर करने का क्या तरीका, दोनों के ऊपर चार्ज भी बराबर हो जाएगा, जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, दिस वन आर दोनों का सेम है, के दोनों में सेम रहेगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल बराबर करना तो चार्ज बराबर हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी 5 कूलम चार्ज आएगा, इसके ऊपर भी 5 कूलम आएगा, चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा। यानी कि बी के ऊपर कभी भी क्या नहीं हो सकता, 10 से ज्यादा चार्ज नहीं आ सकता है, ठीक है। हमेशा 10 से क्या रहेगा, कम ही रहेगा, 10 से क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। अगर इसका साइज थोड़ा और बड़ा होता, ठीक है, आर इसका बड़ा होता तो क्या हो सकता है, ज्यादा चार्ज ले लेता,
ठीक है, थोड़ा ज्यादा रहता है ये, लेकिन फिर भी 10 से कम रहता है इसका। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, डिफरेंस भी हो जाएंगे। ये जो टॉपिक है इसको आप ये भी कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसमें डिफरेंस के लिए भी आपको काम मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, तो ये तो ध्यान कर लेंगे आप इसमें। ठीक है, और एक खास बात तो देखिए, यहाँ पर जो चार्ज ए के ऊपर होगा वही बी पर आएगा। अगर ए पर पॉजिटिव चार्ज है तो बी पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, बी पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता है ना, ये भी याद रखना। ठीक है, जहां जिस बॉडी से ट्रांसफर हो रहा है चार्ज, वैसा ट्रांसफर वैसा ही दूसरी बॉडी के ऊपर। अगर ए से पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है तो बी पर भी कैसा आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है भैया, आगे आता है इंडक्शन। इंडक्शन में आपने अभी देखा कि इंडक्शन में क्या हो सकता है कि इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस चार्ज मैक्सिमम इक्वल हो सकते हैं, या फिर इंड्यूस चार्ज हमेशा क्या रहेगा, इंड्यूसिंग चार्ज से कम रहेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला रिलेशन रहेगा, ये वाला या तो इक्वल या लेस देन। ठीक है, कभी भी इंड्यूस चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज से ज्यादा नहीं हो सकता, इसमें ये ध्यान रखिएगा। दूसरी इसकी खास बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर जो इंड्यूसिंग बॉडी है, जो इंड्यूस बॉडी है, इन दोनों बॉडी के बीच में कोई भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता। इस रोड में और इस मेटल स्फीयर में किसी भी तरह के चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ के, डायरेक्टली कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है, जबकि और कहीं के की वैल्यू का जिक्र नहीं होगा। तो ये कुछ डिफरेंस है, ये आपको करने हैं, और ये 3 तरीके से किसी बॉडी को चार्ज